प्राचीन काल से एक निश्चित साम्राज्य में एक काली बिल्ली थी जो चुपके से एक सफ़ेद बिल्ली से प्यार करती थी, जिसकी शाही नीली आंखें थीं और जो सोने के सिंहासन पर लिपटी हुई थी। यहीं से कहानी शुरू होती है। शुद्ध स्वर्गदूत पंखों और प्लैटिनम सुनहरे बालों वाली एक लड़की सीधे आकाश की ओर उड़ गई, ये दृढ़ संकल्प लेकर कि काले जादू को प्राचीन भाषा पर कब्जा नहीं करने देगी। एक शांतिपूर्ण गांव में लाल रंग की झलक वाले काले बालों वाला एक लड़का शिकार यात्रा की तैयारी कर रहा था। चलते समय एस्टोरा बड़ों की सलाह सुनते हुए आकाश में धब्बेदार काले बादलों को स्वप्निल दृष्टि से देख रहा था। अचानक घबराई हुई हालत में एक अंकल दौड़कर आए और जोर जोर से घोषणा करने लगे कि राक्षसों ने गांव पर हमला कर दिया है। बड़ों के निर्देशों का पालन करते हुए लड़का 3 छोटे बच्चों के समूह को पहाड़ी पर एक गुफा में शरण लेने के लिए ले गया। भागने के दौरान 3 बच्चों में से एक ठोकर खाकर गिर गया, जिससे एस्टोरा को रुकना पड़ा। जब वो गिरे हुए बच्चे को संभाल रहा था, एक विशाल बिच्छू जैसे प्राणी ने हमला कर दिया। लड़के ने अपने पास मौजूद चाकू से उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राणी की सख्त त्वचा ने उसे पहले बच्चे को दर्द में मरते हुए लाचारी से देखने के अलावा कुछ और नहीं करने दिया। उसने एक लड़की को उठाया और जीवन से चिपके रहने के लिए दौड़ता रहा, लेकिन राक्षसी प्राणी ने उन्हें पकड़ लिया। एक और बच्चे की बलि चढ़ गई और उसने अपनी बहन को एस्टोरा को इस उम्मीद में सौंप दिया कि वो उसकी रक्षा करेगा। 4 से वे गंभीर खतरे के बीच शरण तक पहुंचते पहुंचते केवल आखिरी आधे बच्चे और उस लड़के तक सिमट कर रह गए। आशा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जब वो लड़की को मदद के लिए ले गया, उसकी आवाज़ शांत जगह में अकेले गूंज रही थी। दुखद रूप से सभी ग्रामीण राक्षसी प्राणियों के साथ पहले की लड़ाई में मारे गए थे, जिनके पास हथियार के रूप में केवल आदिम खेती के औजार थे। विनाशकारी ताकत वाले विशाल जानवरों के खिलाफ वे जीवित रहने की उम्मीद कैसे कर सकते थे। अब केवल वो लड़का ही आपदा से बचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था, और कभी हंसी मजाक से भरे गांव में केवल एक अकेली आत्मा बची थी। आकाश अचानक गंभीर हो गया और बारिश पीछे छूटे लोगों के दुख पर भारी पड़ रही थी। सीयर्स चांदी के बालों वाला एक बुजुर्ग शूरवीर क्रूर राक्षसी प्राणियों द्वारा मारे गए अन्य गांवों की तलाश करने के रास्ते पर था। उसने गलती से एस्टोरा को क्रूरतापूर्वक मारी गई पीड़ित आत्माओं के लिए कब्रें खोदते हुए पाया। एस्टोरा के अनुसार आसपास के गांव भी राक्षसी प्राणियों के चंगुल से बचने में असफल रहे और वहां जीवन का कोई संकेत नहीं था। अब तक एस्टोरा लगभग थकावट की हद तक कब्रें खोद चुका था। उसकी भूख का पता नहीं था, लेकिन जब उसे सीयर्स से एक रोटी मिली तो एस्टोरा ने उसे एक भूखे बाघ की तरह खा लिया। अपनी आत्मा को शांत करने के बाद दोनों बैठे और लंबे समय तक बातें की। एस्टोरा ने बताया कि वो मूल रूप से एक नामहीन उम्रहीन बच्चा था जिसे ग्रामीणों ने अपनाया था। जिस देश में वो रहता था उस पर डार्क किंग नामक व्यक्ति का शासन था। एस्टोरा ने सीयर्स से शिकायत की कि क्या राजा को अभी भी न्याय की परवाह है कि उसने राक्षसी प्राणियों को उधम मचाने के लिए इतनी आज़ादी दे रखी है। जब न्याय के बारे में पूछा गया तो एस्टोरा की आंखों में शांति और खुशी की इच्छा से भरा एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया, जो सभी के लिए खुशी लाना चाहता था। उसकी प्रतिक्रिया ने सीयर्स को महसूस कराया कि उसके सामने वाला बच्चा अभी भी बहुत अनुभवहीन है। शायद इसीलिए उसने अपने स्वास्थ्य का सौदा किया था और उन लोगों के लिए आराम की जगह प्रदान करने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी थी जो गुजर चुके थे। एस्टोरा तब तक खोदता रहा जब तक उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने स्वर्ग को भेद दिया है। उसके खोदने की लयबद्ध आवाज़ें ग्रामीणों के प्रस्थान को कायम रखने वाली लग रही थीं, जिससे न तो एस्टोरा की स्थिति में सुधार हुआ और न ही उसके भविष्य के लिए कोई अर्थ था। बूढ़े सैनिक द्वारा उसके सामने एक तलवार फेंकी गई, जो चाहता था कि एस्टोरा खड़ा हो और भागने के बजाय लड़े कि उसे उनकी रक्षा करने के लिए मजबूत बनना होगा, न कि केवल उन्हें पृथ्वी पर लौटने के लिए उनके अंतिम संस्कारों में सहायता करने के लिए यहाँ रहना होगा। एस्टोरा तब समझ गया कि केवल वही अपने आदर्शों को महसूस कर सकता है और अंत तक उनकी रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। मानो कुछ गहरा एहसास करते हुए वो खड़ा हो गया और सीयर्स के हर हमले का मुकाबला किया। आश्चर्यजनक रूप से सीयर्स की तलवार को दूर गिरा दिया, जिससे बूढ़ा सैनिक प्रसन्न हो गया। अनुभवी सैनिक के सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसमें उस डार्क किंग का उत्तराधिकारी बनने की महान क्षमता थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। नेतृत्व का प्रतीक तलवार सीयर्स द्वारा एस्टोरा को सौंपी गई, जिसने उसे राजधानी बड़ी हवेली में जाने और खुद को डार्क किंग के उत्तराधिकारी डार्क प्रिंस के रूप में दावा करने के लिए कहा और उसकी देखभाल के लिए शूरवीर वलास का विश्वास हासिल करने का प्रयास करने को कहा। सीयर्स चाहता था कि एस्टोरा इस त्रुटिपूर्ण दुनिया को बदलने के लिए अपने युग का उपयोग करे। जिस क्षण एस्टोरा का आंसू गिरा, उसके भीतर एक प्रभामंडल दिखाई दिया जो चुने हुए व्यक्ति चोजन वन के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि करता है, और डार्क किंग आधिकारिक तौर पर परमानंद के सागर सी ऑफ ब्लिस तक पहुंचने के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। आयरिस शिरो साम्राज्य के सैनिकों के साथ सफ़ेद बालों वाली लड़की अंधेरे से राक्षसों को निष्कासित करने के लिए दृढ़ थी। आयरिस शिरो साम्राज्य की रानी है और अस्थायी रूप से राक्षसों को पीछे हटाने के बाद सभी सैनिकों को आराम करने और डार्क इन्वेजन का एक बार फिर सामना करने से पहले पूरी तरह से तैयारी करने की अनुमति दी गई थी। इस बीच आयरिस गहरे विचारों में महसूस किया कि डार्क किंग का अवतार मजबूत हो रहा था और शिरो सेना को अगले मुकाबले में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी शक्ति में अकेली वो जानती थी कि बाद में विरोध करना मुश्किल होगा,
शायद इसीलिए सैनिकों को हर लड़ाई के लिए पहले से कहीं अधिक सावधानी से प्रशिक्षित करने का आग्रह किया गया था। डार्क किंग की हवेली खोजने की अपनी यात्रा पर एस्टोरा का सामना एक रहस्यमय शूरवीर से हुआ और उस पर हमला किया गया। उस नाजुक क्षण में उसे एहसास हुआ कि यह वेलास था जिसका जिक्र सीयर्स ने अपने निधन से पहले किया था। खुद को दिवंगत राजा के डार्क प्रिंस के रूप में पेश करते हुए वेलास ने उसे तुरंत पहचान लिया और एस्टोरा को हवेली ले गया, जैसा कि सीयर्स ने अपनी मृत्यु से पहले निर्देश दिया था। शिरो साम्राज्य, जो वर्तमान में एक आपदा का सामना करने की तैयारी कर रहा है, ने देखा कि उसकी नेता आइरिस आराम करने में असमर्थ थी और किसी भी क्षण अंधेरे का सामना करने के लिए हमेशा तत्परता बनाए रखती थी। जादूगर शीमा रानी की आत्मा को सांत्वना देने के लिए आई, जिसने सोचा कि किरो साम्राज्य का उद्देश्य केवल प्राचीन भाषा था, लेकिन आइरिस ने ऐसा नहीं सोचा। उसका मानना था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि डार्क किंगडम का राजा अचानक पागल हो गया था। डार्क किंग के सिंहासन के उत्तराधिकार तक सब कुछ अनियंत्रित रूप से नष्ट कर रहा था, जिसके बाद राज्यों की शांति स्वाभाविक रूप से बहाल हो जाएगी। उनकी बातचीत तब बाधित हुई जब सैनिकों ने आइरिस को बाल के बारे में सूचित किया, एक सेना जो पश्चिमी राजधानी पर हमला कर रही थी। यह सुनकर कि पश्चिमी राजधानी मेडिस बाल नामक पहले तूफान का सामना कर रही थी, आइरिस नेतृत्व की जिम्मेदारी के बोझ तले अंधेरे शांत रात के आकाश में अपने सफ़ेद पंख फैलाकर सीधे उस जगह की ओर बढ़ी जहां वो आसन्न खतरे का सामना करेगी, ये महसूस करते हुए कि उनकी रानी बेचैन थी। राज्य के सबसे मजबूत सैनिक और जादूगर जल्दबाजी में आइरिस के पीछे पश्चिमी राजधानी की ओर चल दिए। दूसरी तरफ मेडिस में बाल, एक दुर्जय राक्षस, शिरो की सुंदर राजधानी को नष्ट कर रहा था, केवल अपने मनोरंजन के लिए तबाही मचा रहा था। साम्राज्य के सैनिकों ने जादुई हमले और तीखे तीर चलाए, लेकिन ये बाल की मोटी त्वचा के खिलाफ चींटी के काटने से ज्यादा प्रभावी नहीं थे। उसने निर्दयतापूर्वक एक के बाद एक जीवन को मार गिराया, जबकि राजधानी के सैनिक मौत के कगार पर थे। इस नाजुक मोड़ पर उच्च स्तरीय जादू का उपयोग करते हुए एल्विन राजा अटलांटिया ने बाल के घातक पंजों को समय पर रोकने के लिए आत्माओं को नियंत्रित किया। सैनिकों की जान बचाते हुए उसने लगातार जादुई तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिन्हें उसने दुष्चक्र राक्षस को रोकने के लिए सैकड़ों वर्षों के कठिन प्रशिक्षण में निखारा था। उस समय के दौरान शिरो के सैनिक जो मेडिस को सुदृढ़ करने के रास्ते पर थे, मुसीबत में पड़ गए जब उनका अप्रत्याशित रूप से अंधेरे सेना से सामना हुआ। हालांकि कुरो के सैनिकों के मन में शिरो के सैनिकों के प्रति कोई द्वेष नहीं था। वे साधारण लोग थे जिन्होंने तुरंत अपने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि एक परछाई ने उनके शरीर और आत्मा दोनों को ग्रस लिया है, जिससे इन निर्दोष लोगों ने अपना विवेक खो दिया और हमला कर दिया। दोनों पक्ष खुद को अनिश्चित स्थिति में पाए। अटलांटिया ने दुर्जय बाल के खिलाफ आत्माओं की शक्ति का उपयोग करके विनाशकारी हमले जारी रखे, लेकिन बाल की भयानक ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था। अटलांटिया द्वारा इस्तेमाल की गई आत्माओं का प्रत्येक प्रहार आकाश से एक वज्र के हथौड़े की तरह था, जो पृथ्वी को हिला रहा था। फिर भी राक्षस ने हर चाल को आसानी से विफल कर दिया। भयंकर राक्षस ने बिना किसी समझौते के जवाबी हमला किया। प्रत्येक प्रहार घातक और निर्मम था। जब बाल ने एक शक्तिशाली प्रहार किया तो अत्यधिक बल उन तीन आत्माओं के लिए बहुत अधिक था, जो एक मजबूत जादुई ढाल बनाने के लिए सेना में शामिल हुई थीं, जो उसके हमले का सामना नहीं कर सकीं। इस क्षण जैसे ही आइरिस ने अपने लोगों को एक एक करके दर्दनाक रूप से गिरते देखा, बुराई के लिए उसकी नफरत एक भयंकर आग की तरह भड़क उठी। क्रोधित होकर आइरिस अपनी चमकीले पंखों के साथ अपनी तेज तलवार लेकर बाल की ओर उड़ी, जबकि शिरो साम्राज्य के सैनिकों को भी अंधेरे द्वारा हेरफेर किए गए निर्दोष किसानों का सामना करना पड़ा। उन्होंने जागरूकता की सारी समझ खो दी और बिना सोचे समझे बुराई के आदेश का पालन किया, लगातार सैनिकों पर हमला किया। दूसरे मोर्चे पर आइरिस अभी भी बाल का सामना कर रही थी, प्राचीन तकनीकों की एक श्रृंखला को उजागर कर रही थी, लेकिन उससे लड़ना बाल के लिए केवल एक शगल लग रहा था, जो उसके क्रूर मनोरंजन को संतुष्ट कर रहा था। जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई, आइरिस ने प्राचीन भाषा की सारी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन अटलांटिया ने उसे रोक दिया, क्योंकि प्राचीन पूर्वज अब दबाव को सहन नहीं कर सकते थे। ये महसूस करते हुए कि वहां कोई भी योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था, बाल ने अपनी पीठ फेर ली और भीड़ को चकित छोड़कर चला गया। संकट के बाद आकाश फिर से भोर की रोशनी के साथ चमका, जिससे पूरे शिरो साम्राज्य में आशा जगी। आइरिस और सैनिकों ने अपनी तबाह हुई राजधानी को बहाल करने में एक दूसरे का समर्थन किया। अंधेरे के साम्राज्य में एक भूत जिसे लगा कि शिरो के साथ युद्ध व्यर्थ है, उसे तुरंत किरो के राजा ने मार डाला। उसका मानना था कि नीले आकाश का अस्तित्व में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अंततः सब कुछ अनंत रात के सामने झुकना होगा, और ये एक अलिखित नियम था कि किरो के निवासियों को अंधेरे का पालन करना होगा। उसके लिए इस दुनिया में शिरो और किरो का सह अस्तित्व अस्वीकार्य था। जब अंधेरे का प्रभुत्व होगा तो अंधेरे सेना आराम करेगी, और उसे लगा कि नया युग अर्थहीन हो गया है। वो जो देखना चाहता था वो उत्तराधिकारियों की उपयोगिता थी। जब वेलास अंधेरे के साम्राज्य से लौटा तो एस्टोरा ने वेलास से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे तलवारबाजी सिखाने का अनुरोध किया। हालांकि अनुभवी शूरवीर जिसने कई राजाओं के साथ सेवा की थी का विचार था कि एस्टोरा के पास अभी भी अगली राजशाही के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कम ज्ञान है। वेलास के पास न केवल सैनिकों को तलवारबाजी में प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी थी, बल्कि राष्ट्र के खुरदरे रत्नों को तराशने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि पढ़ाने में बहुत सख्त
वेलास ने फिर भी एस्तोरा को स्नेहपूर्वक प्रशिक्षित किया, इस प्रकार हर दिन उसकी प्रतिभा को निखारा। इसके अलावा एस्तोरा का दिल ऐसा था जो प्रकाश की गर्म किरणें बिखेरता था, और उसने साम्राज्य के निवासियों को उनकी संपत्ति और घरों के पुनर्निर्माण में मदद की। थोड़े ही समय में एस्तोरा वेलास को निहत्था करने में कामयाब रहा, यह साबित करते हुए कि एक लड़के से जो केवल अपने प्रियजनों को राक्षसों के हाथों दर्दनाक रूप से मरते हुए लाचारी से देख सकता था, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। उसने एस्तोरा को एक पोशाक के साथ भरोसा किया जो सीयर्स ने अपनी जवानी में पहनी थी। किरो की बंजर भूमि में अंधेरे सैनिक और राज्य की राजकुमारी ग्रोजा संभावित उत्तराधिकारियों की तलाश में जा रहे थे। जब वो इस गरीब भूमि पर कठिन यात्रा के बारे में शिकायत कर रही थी, अचानक राक्षसों ने ग्रोजा पर हमला कर दिया। हालांकि देश के नेताओं में से एक की ताकत के साथ उसने उन शैतानों को दुनिया से गायब कर दिया जो अपनी सीमाओं से अनजान थे, जबकि सैनिक अभी भी उसके कुशल कौशल के विस्मय में थे। ग्रोजा ने क्षण भर के लिए अपनी सुरक्षा खो दी और एक बचे हुए जानवर द्वारा तेज पंजों के साथ हमला किया गया जो उसकी जान लेना चाहता था। अचानक असाधारण तलवारबाजी वाला एक युवक प्रकट हुआ और आसानी से एक घातक प्रहार किया, जिससे बचा हुआ जानवर मारा गया। उस आंकड़े के पीछे वास्तव में एस्तोरा था, जो अब एक मजबूत शूरवीर बन गया था। महीनों के कठोर प्रशिक्षण और वेलास के साथ तलवार कौशल संचित करने के लिए धन्यवाद। इस क्षण ग्रोजा अपने सामने वाले युवक से मंत्रमुग्ध लग रही थी, शायद उस कारण को भूल गई थी कि उसने इस बंजर भूमि की यात्रा की थी। एस्तोरा की आकृति को धीरे धीरे उससे दूर जाते हुए स्वप्निल रूप से देखते हुए सैनिकों ने ग्रोजा से युवक को पकड़ने का आग्रह किया, क्योंकि वो वही व्यक्ति था जिसे वो इतने समय से खोज रही थी। उन दोनों के राजधानी में एक छोटे से सराय में प्रवेश करने के बाद ग्रोजा ने एस्तोरा के लिए किरो की महान तलवार जीतने के लिए राज्य के अन्य दावेदारों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती का प्रस्ताव रखा, और एस्तोरा राजकुमारी की इच्छा के लिए आसानी से सहमत हो गया। अगली मेज पर आकर्षक लाल बालों और तेज आंखों वाला एक युवक अपना पेय पी रहा था, और उसने दोनों के बीच की पूरी बातचीत सुन ली थी। किरो के साम्राज्य में आइरिस एक उदास निगाह के साथ सुनहरे सिंहासन पर बैठी थी, जो राक्षस बाल के खिलाफ भयंकर लड़ाई में किरो से अपनी प्रजा के अन्यायपूर्ण प्रस्थान के बारे में लगातार पछतावा महसूस कर रही थी। राष्ट्र के नेता के रूप में उसने जीवन को मृत्यु के हाथों में जाने देने में अपनी अपर्याप्तता के लिए खुद को दोषी ठहराया। अपनी रानी को गहरे विचारों में डूबते देख शिमा उसे सांत्वना देने के लिए पास आई, जिससे आइरिस को कुछ राहत महसूस हुई। साथ ही राजधानी की सुरक्षा को फिर से स्थापित करने के लिए मेटिस जाने की अनुमति भी मांगी। शिरो के शांतिपूर्ण समय के दौरान जैसे ही सूरज उगने लगा, गर्म भोर की रोशनी ने उस केंद्र बिंदु को रोशन किया जहां रानी अपने लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। शिमा इस कीमती पल को साझा करने के लिए उनके साथ शामिल हुई। दोनों महिलाओं ने एक सम्राट की जिम्मेदारियों के बारे में गंभीर बातचीत की और राज्य पर शासन करने के रास्ते पर एक दूसरे का समर्थन करने का फैसला किया। उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित करने वाले टॉवर के पास व्हाइट विच का निवास था, जहां शिमा और आइरिस ने ऋषि के प्रति अपना सम्मान दिखाया। रानी के सिंहासन के उत्तराधिकार ने आइरिस और शिमा को थोड़ा चिंतित महसूस कराया। साम्राज्य के नेता को बदलने की बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद दोनों ने अपनी शुद्ध और अनुभवहीन आत्माओं को बनाए रखा। आइरिस जंगल में एक युवा लड़की की तरह उछल कूद कर रही थी और शिमा के परिवार के साथ रात के खाने के लिए जंगली सब्जियां तोड़ रही थीं। हंसी से भरा आरामदायक रात के खाने का माहौल संक्षिप्त था, जब तक कि फियोस ने दयालुता से आइरिस को सुरक्षित घर नहीं पहुंचाया। अभी भी चिंतनशील आइरिस ने लोगों का नेतृत्व करने में एक सम्राट की भूमिका के महत्व पर विचार किया। हालांकि फियोस के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, लेकिन उसने अपना सम्मान और वो तलवार बनने की इच्छा दिखाने में संकोच नहीं किया जो रानी की रक्षा करती है। काव्य चट्टान की शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि के खिलाफ हवा आइरिस के मुलायम बालों से बह रही थी, क्योंकि वो विचारों में अकेली खड़ी थी। अचानक सफेद बादलों के नीचे काले साये दिखाई दिए जो उस पर हमला कर रहे थे। आइरिस ने इन सायों को भगाने के लिए जल्दी से शुद्धिकरण मंत्र क्लेंसिंग चैंट की शक्ति का उपयोग किया। साफ नीले आकाश में एक आवाज ने आइरिस को यह समझा दिया कि एक रानी की असली भूमिका राज्यों को एक साथ लाना है। अकेलेपन का सामना करने के बावजूद किसी को इससे उबरना होगा। इस बीच डार्क किंग की हवेली में एस्तोरा स्कायर के वंश का एक प्रतिनिधि साम्राज्य के डार्क प्रिंस का खिताब पाने के लिए एक प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। वेलास ने टूर्नामेंट में एस्तोरा के साथ न जाने का फैसला किया, उस शूरवीर की क्षमताओं पर पूरा भरोसा करते हुए जिसे उसने प्रशिक्षित किया था। उसे एस्तोरा की वर्तमान ताकत के बारे में कोई चिंता नहीं थी। टूर्नामेंट स्थल पर ग्रैंड स्वॉर्ड कीरो के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए असाधारण कौशल वाले कई व्यक्ति एकत्र हुए। खतरनाक जीवों से भरे अखाड़े में आयोजित पहले दौर ने यह निर्धारित किया कि केवल 2 जो खड़े रहेंगे वे ही अंतिम मैच के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही जीवों को छोड़ा गया, प्रत्येक उम्मीदवार ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुछ जादू में निपुण थे, जबकि अन्य कुशल तीरंदाज थे जो एक ही निशाने से जीवों को आसानी से मार गिराते थे। निरीक्षण में चूक के एक क्षण के दौरान एक महिला जादूगर की अग्नि जादू एक राक्षस को मारने में विफल रही। इन जानवरों द्वारा की गई तबाही को पहले देख चुके एस्तोरा से यह देखा नहीं गया कि दूसरों को फिर से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उसकी निर्णायक कार्रवाई ने सौभाग्य से जादूगरनी को बचा लिया, लेकिन अखाड़े में मौजूद अन्य सभी प्रतियोगियों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा।
जब श्रेष्ठ शक्ति वाला एक विशाल राक्षस छोड़ा गया तो उसने तुरंत सभी मौजूद प्रतियोगियों को हरा दिया। वैलिस के कठोर प्रशिक्षण के साथ एस्तोरा को उस दुर्जय राक्षस को हराने के लिए केवल एक तलवार के वार की आवश्यकता थी, जिससे वो शेष 3 प्रतियोगियों में से एक बन गया। लाल बालों वाले प्रतियोगी एडर्स ने अखाड़े में एक और निंजा को एस्तोरा पर पीछे से हमला करने की योजना बनाते हुए देखा। उसने उस बेईमान प्रतिद्वंद्वी को बेरहमी से मार गिराया, जिससे उन दोनों के लिए अंतिम दौर में जगह सुरक्षित हो गई। अगले दौर से पहले आराम की अवधि के दौरान एडर्स ने कमजोर प्रतियोगियों को बचाने के लिए एस्तोरा की आलोचना की। उसका मानना था कि राजा बनने के लिए किसी को दूसरों को बचाने की आवश्यकता नहीं है, ये तर्क देते हुए कि कमजोरों को मजबूत बनकर खुद को बचाना चाहिए। हालांकि एस्तोरा असहमत था। उसका गर्म दिल एडर्स के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर रहा था। वो दूसरों को छोड़ने के बजाय अलग तरीके से राजा बनना पसंद करता था। अंतिम दौर में जैसे ही मैच की शुरुआत की घोषणा की गई, एडर्स ने तूफान की तरह एस्तोरा पर आक्रामक हमला किया। फिर भी अपनी सावधानी से निखारी गई ताकत और काया के साथ एस्तोरा ने आसानी से एडर्स की तलवार को दूर गिरा दिया। कमजोरों की रक्षा करने के एस्तोरा के आदर्श को स्वीकार करने में असमर्थ एडर्स ने अपनी तलवार उठाई, जो एक बार फिर हिसाब बराबर करने के लिए दृढ़ था। अंत में एस्तोरा विजयी हुआ और अपने कौशल के लिए एडर्स की पूर्ण प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया। एस्तोरा को भव्य तलवार कुरो प्राप्त हुई और वो आधिकारिक तौर पर डार्क प्रिंस बन गया। वैलास, जो बाहर इंतजार कर रहा था, सिंहासन के उत्तराधिकारी की ओर से शिरो साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण पत्र देने के लिए कहने के लिए एस्तोरा के पास आया। एस्तोरा ने किसी बात पर संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ विशाल आकाश की ओर देखा। एस्तोरा को शिरो साम्राज्य ले जाने वाली नाव पर कुरो के सैनिक ईंधन भरते समय जोर जोर से गा रहे थे। लकड़ी की नाव ने गति पकड़ी। एस्तोरा की आंखों के सामने सफेद बादलों को चीरते हुए शिरो की खूबसूरत भूमि को प्रकट किया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एडर्स और ग्रोजा को डर था कि इस अनजान देश में पहुंचने पर उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा, जबकि दोनों देश अभी भी युद्ध में थे। एडर्स ने तब सुझाव दिया कि वह एक विशेष दूत के रूप में अपना भेष बदले, जबकि एस्तोरा अनौपचारिक राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंगरक्षक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना होती है तो दूत को पहले निशाना बनाया जाएगा। उस समय नाव डॉक पर लग चुकी थी और फियोस वो व्यक्ति था जिसने सीधे एस्तोरा के समूह का स्वागत किया। उसे संदेह था कि कुरो का प्रतिनिधि इस खूबसूरत साम्राज्य में बुरे इरादों के साथ आया है। एडर्स ने बड़ी चतुराई से उस स्थिति को तुरंत समझा जिसका वो सामना कर रहा था और फियोस को समझाया कि कुरो के लोग खुद युद्ध नहीं चाहते थे। बात बस इतनी थी कि कोई भी पागल राजा के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। अपने कूटनीतिक कौशल की बदौलत एडर्स ने फियोस को जल्दी ही मना लिया और उन्हें शिरो के शाही महल में ले जाया गया। महल के रास्ते में एस्तोरा बेहद सहज महसूस कर रहा था, क्योंकि शिरो हर जगह शांति से भरा देश था। वहां उसने जो देखा वो केवल खुशियों से भरे साम्राज्य के उसके आदर्श से मेल खाता था। हालांकि एस्तोरा और एडर्स की स्थानीय लोगों द्वारा विदेशियों के रूप में जांच की गई। भव्य शाही महल में प्रवेश करते हुए जब आइरिस सिंहासन के पास पहुंची, एस्तोरा पहली ही नज़र में उस पर मोहित हो गया। आइरिस ने पत्र पढ़ने के बाद दोनों साम्राज्यों के बीच सुलह की संभावना से इनकार कर दिया, ये तर्क देते हुए कि अंधेरे के कारण हुए अत्याचार क्षमा करने के लिए बहुत बड़े थे। एडर्स ने उन राक्षसों के प्रकट होने का कारण जल्दी से समझाया। कुरो के साम्राज्य में उनके हमलों का सामना करना भी अपरिहार्य था, क्योंकि इस साम्राज्य का राजा बहुत अराजक था जो केवल सब कुछ नष्ट करना चाहता था। हालांकि आइरिस का मानना था कि एक बार सबसे बड़ी बाधा बाल को हरा दिया गया तो कुरो का राजा अगला लक्ष्य शिरो के साम्राज्य को बनाएगा। एस्तोरा किनारे से चुपचाप इस धारणा से असहमत था। उसे विश्वास था कि एक बार जब वो सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाएगा तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष नहीं होंगे। पुराने राजा का शासन समाप्त हो रहा था और वो शिरो के साथ एक स्थायी संबंध स्थापित करना चाहता था। हालांकि शिरो साम्राज्य के नेताओं को डार्क किंग अंधेरे के राजा के प्रस्ताव पर विश्वास करना मुश्किल लगा। आइरिस ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों में जवाब देगी। इस बीच कुरो साम्राज्य में वापस जबकि दूत खतरों का सामना कर रहा था, सैनिक मजाक में एक दूसरे को उपनाम दे रहे थे और परिणाम स्वरूप ग्रोजा द्वारा दंडित किए गए, जिसने उनसे नाव साफ करवाई। अचानक ग्रोजा को तत्काल शाही महल में वापस बुलाया गया, जो दर्शाता है कि कुरो एक विनाशकारी युद्ध की तैयारी कर रहा था। एस्तोरा और एडर्स को महल में आराम करने के लिए ले जाया गया और फियोस के जाने से पहले एस्तोरा ने उससे प्रकाश के राजा किंग ऑफ लाइट के बारे में पूछा, लेकिन फियोस ने उसे झिड़क दिया, जिसने सोचा कि एस्तोरा एक सामान्य नागरिक होने के नाते साम्राज्य के नेता के बारे में पूछने के योग्य नहीं था। जैसे ही रात हुई, ये देखते हुए कि अंधेरे का राजकुमार असामान्य व्यवहार कर रहा था, एडर्स कुरो में शांति लाने की एस्तोरा की जल्दबाजी को समझ गया। उसने सोचा कि शिरो केवल खुद को सही और कुरो को गलत मानता है और प्रकाश का राजा स्थिति को अपने पक्ष में करना चाह सकता है। हालांकि एस्तोरा ने तुरंत एडर्स के विचार को खारिज कर दिया, शिरो में दूसरों की तुलना में आइरिस में अंतर को पहचानते हुए, क्योंकि संधि पर कोई भी निर्णय उस पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर आइरिस अपनी पसंद के बारे में गहरे विचार में थी, अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नेता के रूप में कार्य करने का निर्णय ले रही थी। भोर से पहले दोनों देशों के प्रमुख व्यक्ति शाही महल में एकत्र हुए।
आइरिस ने संधि पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लेने से पहले एस्तोरा से बाल को हराने पर कुरो के एक नागरिक के रूप में उसके विचारों के बारे में पूछा। एस्तोरा अपने जवाब से आइरिस को समझाने में कामयाब रहा, जिसमें उसने दोनों साम्राज्यों के बीच संधि के माध्यम से कुरो के लोगों को बाल से बचाने की अपनी इच्छा बताई। सूरज की पहली किरणें शिरो में भर गईं, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। आइरिस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गई और दोनों साम्राज्य राक्षस बाल को हराने और अपने लोगों की शांति की रक्षा करने के लिए सेना में शामिल होंगे। आइरिस नीले आकाश में अपने सफ़ेद पंख फैलाए दुष्ट राक्षस बाल को हराने के लिए कुरो साम्राज्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी। उसका दिल, रानी का दिल, लगातार काले बालों वाले युवक के बारे में सोच रहा था, ये सोचते हुए कि वो वास्तव में अंधेरे के साम्राज्य का राजकुमार था। इस बीच उसकी तरफ फियोज अपनी रानी के लिए चिंतित होकर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शीमा, जो मैटिस की राजधानी से लौटी थी, कुरो साम्राज्य के एक पत्र की समीक्षा करते समय दोनों साम्राज्यों के बीच विदेश संबंधों की स्थिति को समझने में सक्षम थी। वो समझ गई कि दोनों राज्य बाल को हराने में सेना में शामिल होने के लिए एक संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। इस समय के दौरान शिरो को कुरो की सद्भावना प्रदर्शित करने के लिए 2 दूतों को बंधक के रूप में रखने का अधिकार होगा। इस बीच आइरिस अंधेरे के साम्राज्य में उड़ गई थी। सफ़ेद बादलों के उस पार काले रंगों में लिपटा एक देश था, जहां कुरो के लोग अपने दैनिक जीवन और वाणिज्य को जारी रखे हुए थे, जो आने वाले खतरे से अनजान थे। अचानक दुष्ट राक्षस बाल प्रकट हुआ। उसके पंखों की फड़फड़ाहट शक्तिशाली विनाशकारी बवंडर जैसी थी। दूसरी ओर कुरो साम्राज्य के सबसे कुलीन सैनिक एक स्मारकीय लड़ाई के लिए तैयार होकर एकत्र हुए थे। वेलास, एक शीर्ष शूरवीर, ने अपनी सेना का नेतृत्व शक्तिशाली जानवरों के साथ उस दुष्ट राक्षस पर एक पूर्वव्यापी हमला करने के लिए किया, जो अपने मनोरंजन के लिए राज्य को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि हजारों वर्षों से महाद्वीपों को स्वतंत्र रूप से तबाह करने वाले राक्षस को हराने के लिए ऐसी ताकत अभी भी अपर्याप्त थी। वेलास ने एक पूर्व नियोजित योजना के साथ बाल को किले के अंदर गहराई तक खींचा और फिर राक्षस के विशाल शरीर पर सभी गोलाबारी को केंद्रित करते हुए सबसे तेज हथियारों की बौछार शुरू कर दी। राक्षस की ताकत कोई मजाक नहीं थी। सभी भौतिक हमले उसके लिए केवल मक्खियों की तरह थे। उसकी मोटी स्टील जैसी त्वचा ने आसानी से सबसे तेज भालों और यहां तक कि सबसे मजबूत जादुई मंत्रों को भी पीछे हटा दिया, जिन्हें ग्रोजा ने कई वर्षों में निखारा था। बाल ने राज्य के किले का चक्कर लगाया और प्रत्येक पंख की फड़फड़ाहट के साथ कई कुलीन सैनिकों को विस्थापित कर दिया। अपनी अपार शक्ति पर अति आत्मविश्वास करते हुए बाल जादूगरों द्वारा लगाए गए एक जादुई जाल में गिर गया, जिसमें ग्रोजा और वेलास दोनों ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए, जिससे पृथ्वी को हिला देने वाले प्रभाव पैदा हुए। फिर भी बाल के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उसने आसानी से प्रत्येक तकनीक को बेअसर कर दिया और यहाँ तक कि उन दोनों को नियंत्रित करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। जैसे ही वेलास और ग्रोजा ने खुद को गंभीर स्थिति में पाया, डार्क किंग, एक क्रूर चरित्र वाला व्यक्ति जो अपने स्वयं के गार्डों की परवाह नहीं करता था, उन्हें बचाने के लिए ठीक समय पर दिखाई दिया। उसने बाल के शरीर को अंधेरे में लपेट लिया, समान कौशल की लड़ाई में दुष्ट राक्षस का मुकाबला किया। दूसरी ओर बाल भी कम नहीं था। उसने राजा के अंधेरे को उड़ाने के लिए अपने अंतिम कौशल का इस्तेमाल किया। ज्वार तब बदल गया जब बाल अपनी क्रूर ताकत के साथ विजयी महसूस कर रहा था। एक बार फिर जादुई जंजीरों से जकड़ लिया गया। लेकिन इस बार ये कायरो साम्राज्य के जादूगर नहीं थे। ये रहस्यमयी अंधेरे के बीच अपने सफ़ेद पंखों के साथ आइरिस थी। संघर्षरत बाल को रोकने के लिए पैतृक जादू की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने उम्मीद नहीं की थी कि दोनों साम्राज्य अपने गौरव को एक तरफ रख देंगे और उसे हराने के लिए सहयोगी बनेंगे। डार्क किंग ने बाल को नष्ट न करने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय उसे टार्टरस में सील कर दिया, जिससे दुष्ट राक्षस के साथ सहस्राब्दी लंबी लड़ाई समाप्त हो गई। शिरो साम्राज्य की राजधानी में वापस एडर्स और एस्तोरा जादूगरनी शिमा के साथ बैठक कर रहे थे। उसे देखकर एडर्स उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। शिमा भी समझ गई कि किरो के लोग युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन राजा के आदेश के कारण उन्हें लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एस्तोरा खिड़की से आकाश की ओर देखते हुए अचानक राजधानी से बाहर भागा, जबकि आइरिस बाल के साथ लड़ाई के बाद अपने राज्य में लौटी प्राचीन भाषा की शक्ति का उपयोग करने के भारी तनाव से लड़खड़ा रही थी, जिसने उसे अब और खड़े रहने में असमर्थ कर दिया। जैसे ही वो गिरने लगी, एस्तोरा ने उसे उसके नाजुक कंधों से पकड़ लिया। फियोज और शिमा ने तुरंत रानी की जांच की, लेकिन कोई बाहरी चोट नहीं मिली। शिमा को जल्दी ही एहसास हुआ कि आइरिस ने प्राचीन भाषा की शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया था और तुरंत देखभाल के लिए उसे महल ले गई। आइरिस को थकी हुई अवस्था में राजधानी वापस लाया गया और शिमा रानी के लिए बहुत चिंतित थी। उसकी रिकवरी में सहायता के लिए दिन रात उपचार मंत्रों का उपयोग कर रही थी। इस बीच एडर्स और एस्तोरा अपने क्वार्टर में शिरो की प्रमुख महिलाओं की सुंदरता के बारे में बातें कर रहे थे, जिसमें एडर्स ने स्वीकार किया कि शिमा उसकी पसंद के लिए काफ़ी उपयुक्त थी। फियोज उनके कमरे में खुशखबरी देने के लिए रुका कि संधि सुचारू रूप से निष्पादित हो गई थी। एस्तोरा प्रकाश की रानी के लिए अपनी चिंता को छिपाने में असमर्थ उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। उस समय के विपरीत जब फियोज उसे आइरिस के बारे में पूछने के लिए अयोग्य केवल एक नौकर मानता था, माहौल कम तनावपूर्ण था और फियोज ने थोड़ी झिझक के बाद उसके प्रश्न का उत्तर दिया।
फियोज ने देखा कि युवा गार्ड एस्तोरा उतना बुरा नहीं था जितना उसने शुरू में सोचा था। अपना मिशन पूरा करने के बाद एस्तोरा और एडर्स ने अपने राज्य लौटने से पहले आखिरी बार लाइट किंग से मिलने का फैसला किया। विनाशकारी लड़ाई के बाद किरो के लोगों ने अपने घरों और राजधानी के पुनर्निर्माण के लिए प्रयास करते हुए अपना व्यस्त जीवन फिर से शुरू किया। इस समय ग्रोजा लड़ाई के एक लंबे दिन के बाद घर के रास्ते पर थी जब वो अप्रत्याशित रूप से वेलास से मिली और उसे एक बार फिर किंगडम ऑफ लाइट, प्रकाश के साम्राज्य को पत्र देने का एक नया काम मिला। अपनी थकान के बावजूद ग्रोजा ने डार्क प्रिंस को देखने की संभावना पर उत्साह की लहर महसूस की जिसके लिए उसने इतने लंबे समय से गुप्त स्नेह पाला था। वह तुरंत शिरो साम्राज्य के लिए निकल पड़ी। शिरो साम्राज्य अपनी सामान्य शांत स्थिति में लौट आया था जिसमें 2 भालू बिल्लियां बैकैट साफ नीले आकाश में खेल कूद रही थीं। दुर्भाग्य से वे एक मीनार से टकरा गए और घायल हो गए। शाही महल में सफल समारोह बेहद संतोषजनक था और आइरिस ने विनम्रतापूर्वक अपने लिए किसी भी श्रेय का दावा करने से परहेज किया। रानी का मानना था कि उन्होंने केवल एक छोटी भूमिका निभाई और किरो साम्राज्य को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। एडर्स ने तब किरो के बारे में समझाया, एक ऐसी जगह जहां जादुई जानवर इंसानों के साथ रहते हैं, मुख्य रूप से छाया पर निर्भर करते हैं। उसने आशा व्यक्त की कि रानी इस बार हुए नुकसान के बारे में चिंता नहीं करेंगी। आइरिस ने बाल के साथ लड़ाई में खोई हुई आत्माओं को आशीर्वाद दिया, उम्मीद की कि वे शुद्ध आत्माओं के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। एडर्स ने रानी की नेक भावना की प्रशंसा की। अपनी जान के जोखिम के बावजूद क्रूर राजा को दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने का प्रस्ताव देने का वादा किया। इस बीच ग्रोजा को किरो से ले जाने वाला जहाज डॉक पर लग गया था और सैनिकों को उसे लेने के लिए भेजा गया था। शाही महल में पहुंचने पर ग्रोजा ने तुरंत डार्क किंग का एक पत्र आइरिस को सौंप दिया। जब रानी उस महत्वपूर्ण पत्र को ध्यान से पढ़ रही थी तो ग्रोजा ने देखा कि उसके प्रेमी की निगाहें लाइट किंग की ओर थीं, जिससे उसे जलन की एक टीस महसूस हुई। पत्र की सामग्री को आइरिस ने तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि इसमें दोनों साम्राज्यों के बीच अस्थायी शांति का वादा किया गया था। डार्क किंग द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम का उद्देश्य बाल के साथ विनाशकारी लड़ाई के बाद राष्ट्र को बहाल करना था। प्रतिक्रिया लिखने की प्रतीक्षा करते हुए आइरिस ने किरो से आए मेहमानों को व्यक्तिगत रूप से सुंदर राजधानी घुमाने का फैसला किया। थियो, शिमा के छोटे भाई के साथ शहर के बगीचे में उतरते हुए नीले बालों वाले लड़के ने रानी और उसके भाई बहनों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। शुरू में किरो के अजनबियों से सावधान, थियो जल्द ही ये जानकर अधिक सहज महसूस करने लगा कि वे अच्छे लोग थे। थियोज ने सोचा कि लड़का वहां क्यों था। थियो को जल्दी ही याद आया कि वो घायल भालू बिल्ली का इलाज कर रहा था जो मीनार से टकरा गई थी। उसने एक हाथ पेड़ पर और दूसरा घायल भालू बिल्ली पर रखा। पेड़ से प्रकाश का एक प्रभामंडल धीरे धीरे उस दयनीय प्राणी को ठीक करने लगा। नाइट थियोज लड़के की जादुई प्रतिभा से चकित था, जिसने कम समय में शिमा द्वारा सिखाए गए उपचार जादू में महारत हासिल कर ली थी। जल्द ही घायल भालू बिल्ली ठीक हो गई। उड़ने से पहले उसने थियो को धन्यवाद देने के लिए सम्मानपूर्वक अपने पंजे पार किए, जो ग्रोजा द्वारा महसूस किए गए दोनों राज्यों की भालू बिल्लियों के बीच के अंतर को उजागर करता है। किरो में भालू बिल्लियों को केवल परेशानी पैदा करने और व्यापारियों से सामान चुराने के लिए जाना जाता था, फिर भी उनका आकर्षण निर्विवाद था। एस्तोरा ने अपनी गर्म निगाहों से रानी आइरिस के साथ मजाक किया और हंसा, जिससे ग्रोजा को अविश्वसनीय रूप से जलन महसूस हुई। ये देखते हुए कि किरो की पोशाक पूरी तरह से काली थी जबकि शिरो की पूरी तरह से सफ़ेद थी, ग्रोजा ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने कपड़े बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एडर्स और थियोस कपड़े बदलने वाले पहले व्यक्ति थे और उनके नए लुक की महिलाओं ने बहुत प्रशंसा की। जब तीनों महिलाओं की एक दूसरे के कपड़े आजमाने की बारी आई तो ग्रोजा ने रानी की पोशाक को आजमाने के लिए चुना। हालांकि शिरो के साम्राज्य में बाहरी लोगों के लिए राजा की पोशाक पहनना मना था। इस नेक परंपरा को समझते हुए ग्रोजा ने सुंदर पोशाक न पहनने का फैसला किया और इसके बजाय आइरिस को अपने कपड़े पहनाए। हालांकि जब आइरिस ने ग्रोजा की पोशाक पहनी तो उनकी आत्माओं में महत्वपूर्ण अंतर ने कपड़ों को उसके पतले शरीर पर बहुत ढीला बना दिया। ग्रोजा ने अभी भी आइरिस की छवि को कम करने की योजना बनाई ताकि राजकुमार उस पर ध्यान देना बंद कर दे, लेकिन शिमा ने हस्तक्षेप किया और ग्रोजा की पोशाक पहनने का फैसला किया। बाहर जबकि पुरुषों ने इंतजार करने के बारे में शिकायत की, तीनों महिलाएं एक दूसरे के बिल्कुल अलग कपड़ों में बाहर निकलीं। एडर्स ने एस्तोरा से पूछा कि उसे कौन सबसे शानदार लगा और एस्तोरा ने चतुराई से इस तरह से जवाब दिया जिससे तीनों महिलाएं खुश हो गईं। शाम ढलने पर थियोस और ग्रोजा एक शतरंज मैच में शामिल हुए जो शानदार था। फिर भी थियोस अपने कम कौशल के कारण हार गया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी और रानी और एस्तोरा को भूख लगने लगी, शिमा ने मेहमानों के लिए व्यक्तिगत रूप से भोजन पकाने का फैसला किया। उसके कुशल खाना पकाने के कौशल के साथ जल्द ही एक भव्य रात्रिभोज तैयार किया गया। हालांकि एस्तोरा ने जल्दी ही देखा कि व्यंजनों का स्वाद घर के स्वाद से काफ़ी अलग था। एडर्स और ग्रोजा ने भी